हाँ हाँ बच्चों, क्या क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? डीपीपी सेकंड का थर्ड। ओके, तो क्या क्वेश्चन है डीपीपी सेकंड का थर्ड क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, ग्लास रॉड ड्रप्ड विद सिल्क यूज टू चार्ज ए गोल्ड लीफ। एक गोल्ड लीफ को यूज़ किया जा रहा है। ग्लास रॉड में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? बताया था, है ना। आर ऑब्जर्व टू डाइवर्स, तो उससे क्या होता है, वो भी उसमें क्या होता है, जब टच करोगे तो कंडक्शन से तो सेम चार्ज आएगा। बताया तो था आपको, गोल्ड लीफ में अगर टच करोगे तो जो चार्ज वो है वही सेम चार्ज जो है वो लीफ में पहुंच जाएगा, और दोनों लीफ पॉजिटिव चार्ज होगी, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है, दूर हो जाएगी। अब इसके बाद कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्कोप थर्स चार्ज टू एक्सपोज एक्स रेज। अब क्या होता है बच्चे कि जब हम कोई भी मेटल में एक्स रेज डालते हैं, अभी तो क्या था, ये जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया था तो क्या होता था, इसमें डाइवर्जेंस हो गया था, मतलब कुछ लीव्स इस तरह से हो गई थी, है ना, कुछ लीव्स ऐसे हो गई थी, पॉजिटिव पॉजिटिव थे। अब हमने क्या किया, एक्सरे अगर डाल दिया, अगर मैं एक्सरे डाल रहा हूँ, एक्सरे डाल रहा हूँ, एक्सरे जो होती है हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सरेज क्या होती हैं? हाई एनर्जी फोटॉन्स कहलाते हैं बच्चे। क्या कहलाते हैं? हाई एनर्जी फोटॉन्स। फोटॉन्स होते हैं लाइट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। क्या होता है बेटा? एक्सरे इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक्सरेज क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मेरे साथ बोलो, क्या होती है एक्सरेज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्या होता है, जब एक्सरे डालोगे तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। मतलब अभी तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। तो इन दोनों से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो अब ये और पॉजिटिव होगी कि और कम पॉजिटिव होगी? और पॉजिटिव होगी। वेरी नाइस। तो डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा, रिपल्सन और हाई हो जाएगा। यार आई बात समझ की नहीं आई? तो आंसर इसका हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन है इसमें, डाइवर्जेंस, द लीव्स विल डाइवर्स फर्दर। तो यही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, और डाइवर्स हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कोई? डीपीपी 1 का, डीपीपी 1 का ऑप्शन, एक मिनट, डीपीपी 1 देख लेता हूँ। डीपीपी 1 का कौन सा बेटा क्वेश्चन? कौन सा वाला क्वेश्चन इसमें? 6 वाला। 6 वाला इसमें आंसर जो है इसका 6 का, वो है 4th ऑप्शन है। ओके, 4th ऑप्शन होगा, मास ऑफ बी इंक्रीजेज आएगा। क्या आएगा? तुम्हारा क्या आंसर आया इसका? क्या एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा? समझ आया? अगर आंसर फटाफट नोट कर लो, मैं आंसर सबके बता देता हूँ। डीपीपी 1 का जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट का क्वेश्चन है थर्ड, टिक कर सकते हो। सेकंड का आंसर है इसका सेकंड, और थर्ड का जो आंसर है वो है फर्स्ट। फोर्थ का आंसर जो है 4, और 5 का जो आंसर है वो है इसका 625 10 टू पावर 16, है ना। 5 का जो है 620 पावर 16 हो जाएगा ये इसका। 5 विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल, यानी इसका 1 हो रहा है। थर्ड का, सॉरी 5 का 1 नॉट पॉसिबल कह रहा है ना। तो ये √2 दे रखा है। √2 क्या होता है? इंटीजर नहीं होता। बोलिए, 1.6 10 टू पावर -18 आप कहोगे ये कैसे? अब इसमें तो आप इसको देख लो ना, 1.6 10 टू पावर -18 को हम लिख सकते हैं NE लिख सकते हैं ना, और E की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 1.6 10 टू पावर -19। तो N का वैल्यू निकालो जरा, कितनी आ रही है? कट जाएगा तो 10 नहीं आ जाएगा, इंटीजर आ गया। तो पहला पॉसिबल नहीं है, दूसरा पॉसिबल है, तीसरा भी पॉसिबल हो जाएगा। अरे बोलिए, N इंटीजर आएगा जिसमें, और 1 कूलाम, अरे बोलिए, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N आ जाएगा। तो ये सारे पॉसिबल हैं पहले को छोड़ के। तो ओके, अब 5th का जो आंसर है वो है 6th का जो आंसर है वो है 4, मास ऑफ बी इंक्रीजेस। ठीक है, और डीपीपी 2 के आंसर्स नोट कर लीजिए। फर्स्ट का जो आंसर है इसमें डीपीपी इसका 2 का थर्ड आंसर है। फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का थर्ड है,
और थर्ड का सेकंड है, थर्ड का क्या है, सेकंड, ठीक है। तो ये है नहीं सॉरी, थर्ड का क्या बताया इसमें, एक मिनट, थर्ड का इसमें सेकंड बता रहा है ये, लीव्स विल डाइवर्स, हाँ ठीक है, ये तो बताया था थर्ड, लीव विल डाइवर्स फर्दर, ओके। तो ये हो गया। आज जो हम कराएंगे आपको, आगे का स्टार्ट करते हैं। एक चीज़, एक पॉइंट ज़रा नोट कर लीजिए कि इसमें एक क्वेश्चन भी था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर है, अगर वो मोशन कर रहा है या रेस्ट में है, तो उसके द्वारा कौन कौन सी फील्ड डेवलप होगी, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो लिख लीजिए कि इफ़ वी हैव ए चार्ज पार्टिकल, है ना, अलग अलग कंडीशन में उस पर हम फील्ड देखना जा रहे हैं कि कौन कौन सी फील्ड होगी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है अगर रेस्ट में है, कैसे बेटा, चार्ज पार्टिकल जो है वो अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर है आपका चार्ज एट रेस्ट, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर ये चार्ज है Q और रेस्ट में है ये, तो हम कहेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। क्या करेगा अपने अराउंड, क्या करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही डेवलप करेगा, ओके। लेकिन अगर चार्ज अगर आपका मोशन में है, चार्ज इज इन मोशन, अगर चार्ज मोशन में है बच्चे, जैसे कोई चार्ज Q है और वो मोशन में है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों देगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्या देगा, कांस्टेंट फील्ड देगा। क्या देगा, कांस्टेंट फील्ड देगा। लेकिन अब अगर मैं सपोज करिए चार्ज मोशन में ही रखूं, लेकिन अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसको बोलते हैं, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन। कभी भी कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उस मोशन को क्या बोलते हैं बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मान लो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेरी गुड। तो अगर मान लो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो फील्ड दो आ जाती है, यानी एक एक्स्ट्रा फील्ड आ जाती है, जिसको क्या नाम बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ये आ क्यों जाती है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे डिटेल में, अभी 12th में आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ जानेंगे। अभी जस्ट मान के चलिए कि इसके साथ साथ एक फील्ड और आ जाती है, अभी तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पढ़ा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड को आपको इतने जल्दी क्यों बता दूँ, जब जो चैप्टर है उसका विस्तृत चैप्टर है यार। अरे बोलिए, तो आज अभी तो हम ये फील्ड शुरू करेंगे और ये अलग फील्ड है, बट ये ध्यान रखिए दो फील्ड मौजूद हो जाती हैं। इसकी वजह से ग्रेविटेशन फील्ड नहीं आती। अरे बोलिए, ग्रेविटेशन फील्ड किससे आती है, मास से। किससे आती है, मास से। अगर मैं इसको मास को कंसीडर कर रहा हूँ, चार्ज को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो सिर्फ ग्रेविटेशन फील्ड होगी। क्या होगी, ये पूछ सकता है आपसे, क्या चार्ज पार्टिकल का ग्रेविटेशन फील्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं चार्ज का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले रहा हूँ, मास का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब क्योंकि चार्ज है तो मास तो जरूर होगा, चार्ज है तो मास तो जरूर होगा। तो अगर मैं एक फील्ड और कह सकता हूँ, इसकी एक फील्ड और हो सकती है ग्रेविटेशन, लेकिन वो नॉट ड्यू टू चार्ज, इट इज़ नॉट ड्यू टू ग्रेविटेशन फील्ड, नॉट ड्यू टू चार्ज, ये चार्ज की वजह से नहीं होती, ओनली ड्यू टू मास। क्या होती है, ओनली ड्यू टू मास, ये मास की वजह से होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सभी एस्पेक्ट देखे जाएं, सारे एस्पेक्ट, चार्ज भी देखा जाए, मास भी देखा जाए, तो कितनी फील्ड दे सकता है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, दो फील्ड या तीन फील्ड, सभी एस्पेक्ट में की बात कर रहा हूँ मैं, तीन देगा। यानी सभी एस्पेक्ट मतलब मास को भी देखते हुए कोई भी चार्ज पार्टिकल सभी एस्पेक्ट में देखेगा तो तीन फील्ड देगा, मास को भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। ओनली विद रिस्पेक्ट टू चार्ज देखा जाए वो यूनिफॉर्म मोशन है तो दो फील्ड देगा, कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मान लो ये
चार्ज पार्टिकल मोशन में तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी तीसरा केस, ये सेकंड केस था, तीसरा केस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो इस केस में भी चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू चार्ज की बात करें, रिस्पेक्ट टू चार्ज मोशन, तो चार्ज मोशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे दो फील्ड होंगी। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों जो फील्ड होंगी ये वेरिएबल होंगी। कैसी होंगी? वहाँ पे क्या था? कांस्टेंट था। यहाँ पर ये दोनों कैसी होंगी? वेरिएबल होंगी। कैसी होंगी? वेरिएबल, यानी टाइम डिपेंडेंट फील्ड होंगी। क्या होंगी? ये टाइम डिपेंडेंट फील्ड होंगी। और ये दोनों फील्ड जब मिल जाती हैं आपस में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो टाइम के साथ मिल जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो देता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी ये कौन सी वेव बनाएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएंगी। कब? तो पूरी बात आपको समराइज कर देता हूँ। क्या सीखा आपने? कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, सिर्फ क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो दो चीज़ें आती मोशन में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, दो फील्ड आएंगी अगर रिस्पेक्ट टू चार्ज देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मास को भी इंक्लूड किया जाए तो तीन फील्ड देखेंगे। यूनिफॉर्म में चार्ज में मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन हो रहा है, वेरिएबल मैग्नेटिक वेरिएबल अगर वेलोसिटी है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होंगी। और ये दोनों जब मिक्स हो जाती हैं फील्ड तो एक नई वेव बनाती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कैसे बनती है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की मिक्सिंग से बनती है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वो वेरिएबल होना चाहिए। अब हम चलते हैं सीधा के सीधे कूलाम्स लॉ की तरफ। ठीक है, कूलाम्स लॉ। यहाँ पे कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो बताइए। तो हम कूलाम्स लॉ की ओर जा रहे हैं। तो इरेज कर दूं ये पूरा, इरेज कर दूं बेटा। कूलाम्स लॉ है क्या है? देखो, दो चार्ज पार्टिकल वो भी पॉइंट चार्ज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है या इंटरेक्शन फोर्स क्या होता है, ये कूलाम्स जी ने डिस्कस बताया था, इसलिए इसको कूलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। तो इसके पॉइंट समझ लीजिए जरा। दिस लॉ गिव्स द, नोट डाउन, दिस लॉ गिव्स द interaction force between two point charges at rest। मतलब ये कंडीशन हो गई है, ये दिस लॉ गिव्स द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। अगर दो पॉइंट चार्जेस रेस्ट में हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स के बारे में बताता है। आप कहो इंटरेक्शन मैंने क्यों बोला, अट्रैक्शन रिपल्सन क्यों नहीं बोला? इंटरेक्शन में बच्चों दोनों बात आ जाती हैं। इंटरेक्शन में क्या आ जाती हैं? दोनों बातें। लेकिन अगर मैं अट्रैक्शन बोलता तो रिपल्सन कहता मुझे क्यों नहीं लिया भाई, तो मैंने एक ऐसा टर्म यूज़ कर लिया ताकि दोनों बात इंक्लूड हो जाएं। अब कब अट्रैक्शन होगा कब रिपल्सन, वो मैं प्रॉपर्टी में लिखवा चुका हूँ। सेम साइन के चार्ज होंगे रिपेल करेंगे, अपोजिट साइन के चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है कि दो चार्ज पार्टिकल स्पेस में कहीं भी रखे हों, जैसे मान लो कोई स्पेस है ये और दो चार्ज पार्टिकल हैं और पॉइंट चार्ज होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखा आपने पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्ज से ही डेवलप किया गया है। अगर हम कोई रॉड ले लें और एक हमने कोई स्फीयर ले लिया तो वहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा पाओगे K∞ Q2/R, जो अभी मैं लिखने वाला हूँ, R²। वहाँ पे क्यों कंडीशन क्यों ऐसी हो रही है वो बताऊँ। यानी पॉइंट चार्जेस से ही ये डेवलप हुआ है।
यानी पॉइंट चार्जेस के लिए लिया गया, फिर बाद में हम इसको बड़ी बॉडी के लिए लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ करके। नाम सुना है इंटीग्रेशन का, है ना? छोटे से अगर बड़े सिस्टम में जाना हो तो इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मान लो ये हमारा चार्ज क्या है, मान लो Q1 है और ये चार्ज Q2 है, जरूरी नहीं कि कैपिटल Q1 Q2 दो, आप स्मॉल Q1 Q2 दे दो। ये स्पेस में कहीं रखें, क्या रखें, ये स्पेस में रखें, कहीं भी रखें, एक इधर रखा, एक उधर रखा, एक इधर रखा या एक इधर रखा। एट ए टाइम दो चार्ज के बीच में ही डिस्कस किया जाता है ये फोर्स। अगर बहुत सारे चार्जेस रखे हों तो उसमें कैसे डिस्कस करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अभी मेरा कंसर्न है सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो मतलब है, और ये दोनों रेस्ट में हैं। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, अभी लिखना बंद करो, समझो, तो इसमें हमेशा इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है। यानी कि ये जो फोर्स होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। जैसे अगर मैं कहूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, या तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसे होगा या फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसे होगा। ऐसे 2 में देखूंगा तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसे होगा या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसे होगा। यानी कहने का मतलब या तो ये पेयर काम कर रहा होगा या ये पेयर काम कर रहा होगा, मतलब ये दोनों काम कर रहे होंगे या ये दोनों काम कर रहे हो। लेकिन दोनों सिचुएशन में आप एक चीज़ देख रहे हो कि इस पे जो फोर्स लग रहा है ये इधर है और इस पे जो फोर्स लग रहा है ये इधर है, क्योंकि जब मैं इसको देखूंगा तो ये वाला इसके साथ देखूंगा और जब ये वाला देखूंगा तो ये वाला इसके साथ देखूंगा। तो इस एवरी सिचुएशन में ये दोनों अपोजिट नहीं लग रहे क्या? या तो ये दोनों काम करेंगे या ये दोनों। अब ये दोनों कब काम करेंगे? जब अट्रैक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन तो टुवार्ड्स होगा ना। ये कब काम करेगा? जब रिपल्सन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? रिपल्सन हो रहा होगा, मतलब अवे फ्रॉम चार्जेस जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन के लिए शो करेगा। तो या तो ये पेयर काम कर रहा होगा बाहर वाला, ये अंदर वाला पेयर काम कर रहा होगा। और चूंकि ये वेक्टर फोर्स है, वेक्टर फॉर्म होता है, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एवरी सिचुएशन में हमेशा अपोजिट साइन होता है, इसलिए माइनस आता है। अगर मैं इसका मॉड लेता हूँ तो जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसका। मॉड लेने से डायरेक्ट माइनस क्या होगा? गायब। यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चे? इक्वल। और माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है बेटा? डायरेक्शन। माइनस क्यों आया? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए। काम क्या करो, जो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं इसको। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, फोर्स मतलब रुके हुए चार्ज में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। कि अगर कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसमें जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द का मतलब यहीं से स्टार्ट होता है कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाना जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक प्लस स्टैटिक, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक का मतलब एवरीथिंग अबाउट चार्ज। क्या मतलब होता है? एवरीथिंग अबाउट चार्ज। कभी भी इलेक्ट्रिक शब्द यूज आए तो तुरंत आप चार्ज पे दिमाग जाता है कि नहीं? जैसे आप बोलते हैं आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, तो अरे भाई चार्ज है कि नहीं? चार्ज मतलब बैटरी चार्ज है कि नहीं? आया बात चार्ज की नहीं आई। और अगर इलेक्ट्रिक बोल रहे हो आप, ऐसा तो बोलते नहीं है, चार्ज बगैर चार्ज के इलेक्ट्रिक शब्द बेमानी है। क्या है? समझ रहे हो ना? तो इलेक्ट्रिक है तो चार्ज है। और स्टैटिक मतलब चार्ज अगर रेस्ट में है, इसका मतलब है एट रेस्ट। एट रेस्ट अगर रेस्ट में है तो इसको स्टैटिक बोलते हैं। तो दोनों को कंबाइन कर दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। क्या हो गया? तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो मैं यहाँ पे एक लाइन इसकी लिखवाना चाहूँगा। ये ऐसे लिख लो पहले इसको। इलेक्ट्रिक प्लस स्टैटिक मतलब एवरीथिंग अबाउट चार्ज। एवरीथिंग अबाउट चार्ज, एवरीथिंग लिखना है इसको, एवरीथिंग अबाउट चार्ज।
उसको इलेक्ट्रिक बोलते हैं, और रेस्ट में होना चाहिए। तो अगर मैं डेफिनेशन यहाँ लिखवाऊँ तो क्या लिखवाऊँगा इसकी, यहाँ पे मैं डेफिनेशन बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि व्हेन वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट, व्हेन वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट, तो चार्ज एट रेस्ट में क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को स्टडी किया जाता है। क्या किया जाता है, व्हेन वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट, तो क्या स्टडी करना है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट स्टडी करना है। तो आप मुंह पर भी लिख सकते हो, वी स्टडी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ऐसा भी बोल सकते हो, वी स्टडी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज। अब कहोगे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में होता क्या क्या है, पूछो क्या क्या होता है, फोर्स होता है, फील्ड होती है, पोटेंशियल होता है, एनर्जी होती है। लिख लो ये पॉइंट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स में होता क्या क्या है, ये शब्द आपके आगे यूज आएंगे। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स में क्या क्या चीज़ होती है, फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कह दो इसको, ई इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कह दो इसको, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल कह दो, कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक शब्द अपने आप यूज़ कर लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें स्टडी करना होता है। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन्हीं के बारे में स्टडी करना होता है। तो हम लोग कूलाम्स लॉ से शुरुआत कर चुके हैं। तो कूलाम्स लॉ में दो चार्ज पार्टिकल में फोर्स हमेशा कैसा लगता है, इक्वल लगता है, अपोजिट लगता है, और सेम मैग्नीट्यूड का लगता है। क्या लगता है, अगर कोई पूछे कि माइनस क्यों है, ये अपोजिट साइन का है। चाहे ये वाले में देखो अपोजिट है कि नहीं, एक इधर है एक इधर, अपोजिट हुआ कि नहीं, ये इधर है ये उधर है, या तो ये पेयर काम कर रहा होगा या ये पेयर काम कर रहा होगा एट ए टाइम। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इस फोर्स के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। देखो ये जो फोर्स होता है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या है ये, मतलब कह सकते हैं लॉन्ग रेंज भी है, शॉर्ट रेंज है, दोनों कह सकते हैं, लेकिन ये फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्या है ये, तो लिख सकते हो दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशन फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा बच्चे, हाँ, दिस फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग फोर्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये दोनों में काम करता है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी काम करता है, लेकिन शॉर्ट में ज़्यादा देखा जाता है। ये शॉर्ट रेंज, क्या है ये, शॉर्ट रेंज, कम डिस्टेंस में ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये, ठीक है। तो ये है आपका, ये ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और ये जो फोर्स होता है ये मीडियम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, दिस फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट, दिस फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट, ये मीडियम पे डिपेंडेंट होता है। ओके, तीसरी बात, ये जो फोर्स होता है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। क्या करेगा, दिस लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभी है क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ, जरा देखते हैं। और जैसे मान लो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूँ मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, ये वाला लिख रहा हूँ, मतलब रिपल्सन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें जो फोर्स लगेगा प्रोपोर्शनल टू चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मैग्नीट्यूड अगर मान लो इसका चार्ज -5e है, -5e बोल रहा हूँ, तो हमें -5 नहीं लेना है, 5e ही लेना है। हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है। क्या लेना होता है, इसका प्लस है तो इसका प्लस ही लेना है, मतलब प्लस ही लेना है मैग्नीट्यूड, मैं अभी बता दूंगा। और इनका जो बीच की डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं इसको, अगर आपसे कोई पूछे इन्वर्स स्क्वायर लॉ है क्या, इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसी को बोलते हैं। डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को इन्वर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जाना जाता है। डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो अगर मैं दोनों को एक साथ कंबाइन करूंगा तो यहां पर कुछ कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं स्मॉल के। क्या बोलते हैं, अब स्मॉल के का मैं मतलब बताने जा रहा हूं, अभी लिख लो पहले। स्मॉल के यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है।
स्मॉल के क्या है पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये हो जाएगा Q1 Q2। अब मॉड हमने ले लिया तो हमने मैग्नीट्यूड ही रखा है, एक साथ लिख दिया। जहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। कार्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा एयर और वैक्यूम के लिए, किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए, वैक्यूम वॉल्यूम नहीं, वैक्यूम, वैक्यूम के लिए 1 होती है। कितनी होती है, 1 नहीं बोल सकते इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, इसको 1 नहीं बोलेंगे। इसकी वैल्यू स्मॉल के की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, कॉन्स्ट, ये भी एक और दूसरा कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट एक नया कांस्टेंट है इसका, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी भी वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। इसको क्या बोलोगे, एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलोगे, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, APSILON, एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा कि स्मॉल के जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन ये कब होता है, एयर और वैक्यूम के लिए। और इसकी जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकली, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्या होती है। अब यूनिट लिखना चाहो तो देखो यूनिट निकाल सकते हैं इसको, देखो कैसे यूनिट निकालते हैं, लिखना बंद करो, समझो। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, इसकी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी कूलाम बता रखे तो कूलाम इंटू कूलाम क्या होगा, कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई K की, यानी स्मॉल k की न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी ये हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। वैल्यू क्या होती है न्यूमेरिकल, 9 × 10⁹, ये याद कर लो। अब आप कहोगे एप्सिलॉन नॉट की भी तो वैल्यू बताओ सर क्या होती है, तो जब इसकी वैल्यू आ गई तो उसकी भी वैल्यू निकल जाएगी। बोलिए कैसे, देखो पहले लिख लो, इसको लिख लिया आपने। अब देखो एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू निकालनी तो अभी आपने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो गया 9 × 10⁹। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा तो क्या आएगा, 1/4 पाई × 9 × 10⁻9 आएगा। और पाई की वैल्यू 3.14 होता है, या 22/7। ये सब रख के सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आएगी 8.85 10⁻12। अगर इसकी यूनिट लिखनी तो उल्टा कर देंगे अब, क्योंकि ये इसके नीचे था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसके नीचे है ना। तो अगर इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है तो उल्टा हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी क्या, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब उल्टा करोगे तो यूनिट भी तो पलट जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है और यूनिट ये होती है। क्वेश्चन में, कंपटीशन में या स्कूल एग्जाम में आपको डायमेंशन भी पूछ सकते हैं इसके, क्या डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा जाता है। किसका, स्मॉल k का एंड एप्सिलॉन नॉट दोनों का। तो यूनिट से डायमेंशन आराम से निकाली जा सकती है, यूनिट से डायमेंशन आराम से निकाली जा सकती है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो एयर एंड वैक्यूम ही मानना है। क्या मानना है, एयर ही वैक्यूम मानना है, एयर एंड वैक्यूम मानना है। एयर वैक्यूम एक ही चीज़ होती है, बोलिए। उसमें 1.008 होता है उसका, तो ऑलमोस्ट 1 ही हो गया ना के, स्मॉल के। अरे बोलिए, अब जरा देखो, इसमें मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि एप्सिलॉन नॉट की अगर हमें डायमेंशन निकालनी तो डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल के देखो जरा। तो इसका हो जाएगा आपका यूनिट, तो हमें ये निकालने कूलाम इसको करके, कूलाम बराबर क्यू बराबर होता है I × T। तो ये हो गया आपका A × T, एम्पियर × टाइम। तो क्या होगा, A² T² हो जाएगा कूलाम स्क्वायर का। और नीचे क्या है, फोर्स, फोर्स का होता है mL/T⁻²। अरे हो गया कि नहीं। और मीटर स्क्वायर का क्या होगा, L²। अब एक साथ कंबाइन करो जरा इसको, तो m⁻⁻1 बनेगा। और L यहाँ पे, एक L यहाँ पर है तो L⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाके L⁻³ हो जाएगा। अरे होगा,
अब टाइम की पावर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है -2, तो t की पावर कितना हो जाएगा 4, अरे होगा, और a की पावर 2, यानी ये डायमेंशनल फार्मूला किसका आ गया, एप्सिलॉन नॉट का। लेकिन अगर स्मॉल k का यानी कि 1/4 पाई का एप्सिलॉन नॉट का कोई डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा, कुछ नहीं करना है इसमें, बस डायमेंशन की पावर चेंज कर देना है, अपोजिट साइन कर देना है, यानी 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अरे बोलो, तो यूनिट भी निकालना, यूनिट से डायमेंशन निकालना आसान होता है, ठीक है, यूनिट से डायमेंशन निकालना आसान होता है। इरेज कर दूं, ये वाला इरेज कर दूं, हाँ नोट कर लीजिए। अब क्या हो, अगर मान लो मीडियम आ जाए, क्या आ जाए, मीडियम आ जाए। अभी तो एयर और वैक्यूम लिया आपने, क्या लिया, एयर और वैक्यूम लिया, लेकिन अगर मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इरेज कर दो ना इसको, अगर मैं मीडियम इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए बिटवीन द चार्जेस जो फोर्स है वो बदलेगा नहीं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चार्ज में फोर्स बदल जाएगा। ये हर कोई नहीं बताएगा आपको, लोग तो यही कह देते हैं कि जो फोर्स हो जाता है वो बदल जाता है। तो मैं आपको फिर से साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो नहीं बदलेगा। अगर मैं कहता हूँ Q1 Q2 है और ये कोई मीडियम हमने लिया, जरा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, स्टार पॉइंट बता रहा हूँ, ये सुनना जरा, लिखो मत कभी, ये r डिस्टेंस पर है और यहाँ पे हमने कोई मीडियम भर दिया। क्या कर दिया हमने, कोई मीडियम भर दिया। मान लो हमने सपोज करिए यहाँ पे वाटर भर दिया या कोई और मीडियम डाल दिया, एनी मीडियम डाल दिया अदर देन एयर, अदर देन एयर या वैक्यूम, ये एयर और वैक्यूम, इनके अलावा कोई और मीडियम हमने डाल दिया, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, चाहे वो ये वाला फोर्स लगे, चाहे वो ये वाला लगे, अट्रैक्शन लगे, चाहे रिपल्सिव, ये बिटवीन द चार्जेस जो फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस वो कांस्टेंट रहता है, अनचेंज रहता है। क्या रहता है, अनचेंज, क्या रहता है, अनचेंज्ड। सुनना जरा, मैं बहुत जबरदस्त बात बोल रहा हूँ। लेकिन अगर फोर्स ऑन एनी चार्ज देखा जाए तो वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बड़ी जबरदस्त बात है। और वो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ एयर बाई के, क्या हो जाएगा। अब एक नया टर्म आ गया के, बताता हूँ के क्या है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर, ये नया टर्म आ गया कैपिटल के एप्सिलॉन आर। इसके बारे में भी आपको चर्चा करता हूँ। पहले तो आप साफ साफ बात ये लिख लीजिए कि अगर मैं दो चार्जेस के बीच में मीडियम इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो क्या उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कांस्टेंट रहता है या बदल जाता है। बिटवीन पूछ रहा हूँ, बिटवीन कांस्टेंट, वेरी नाइस। लेकिन फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, एनी वन चार्ज मतलब नेट फोर्स की बात हो रही है। अगर मैं फोर्स पूछता फोर्स ऑन एनी दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, वो चेंज नहीं होगा। अब कहोगे ऐसा क्यों, तीसरा वो मीडियम भी तो इंट्रोड्यूस हो रखा है ना। देखो मैं क्या बात बोल रहा हूँ, जरा समझो जरा इस चीज़ को। अगर मैं बोल रहा हूँ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 या फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, दैट रिमेन्स अनचेंज। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि फोर्स ऑन आइदर Q1 और Q2, आइदर मतलब या तो Q1 में या, दैट विल चेंज, दैट विल, एंड दैट विल बी एफ एयर बाई के। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मेकिंग पॉइंट है ये। फोर्स ऑन एनी चार्ज वो चेंज होगा, वो एफ एयर बाई के हो जाएगा। अगर मीडियम नहीं था कोई, एयर या वैक्यूम थी, अगर मान लो एयर वैक्यूम होता तो जितना बिटवीन लग रहा होता उतना ही एनी वन में भी लग रहा होता, और वो कितना होता एफ एयर वाला। लेकिन मीडियम आने की वजह से बिटवीन द चार्जेस जो है वो फोर्स नहीं बदला, बदला क्या, ऑन एनी वन विल चेंज हो गया।
ऐसा इसलिए कि तीसरा जो मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया, वो तीसरा जो इसमें सिस्टम में आ गया वो क्या है, मीडियम आ गया ना, यानी मीडियम भी तो फोर्स लगाएगा इसमें, तो वो फोर्स इन दोनों के बीच में जो ये जो फोर्स लगा रहे वो तो लेना ही लेना है, और मीडियम भी लगा रहे, उसका नेट इफेक्ट एफ एयर बाई के होगा। यानी तीसरा बंदा मौजूद हो गया ना वो। अगर मान लो सपोज करिए घर में दो ही चीज़ें हैं और कोई तीसरा नहीं है, तो उन्हीं के बीच में बट रही थी वो चीज़ें, अब तीसरा चुपचाप आ गया तो वो भी तो बटेगा उसमें भी चीज़ें, लेकिन उन दोनों में जो चीज़ था ओरिजिनली वो चेंज नहीं होता है इसमें, ऐसा है। तो अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ एयर बाई के, ये नेट फोर्स होता है ऑन आइदर ऑफ चार्ज। इसमें लिख देना नेट फोर्स ऑन आइदर ऑफ चार्ज, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? अब आप कहोगे डिक्रीज क्यों? इट विल डिक्रीज, अब हमने शब्द यूज कर लिया डिक्रीज, इट विल डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है डिक्रीजेस? क्योंकि जो कैपिटल के होता है या एप्सिलॉन आर होता है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। याद करो एक शब्द हमने यूज किया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक शब्द यूज किया था हमने। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, याद करो, कंडक्टर इंसुलेटर बता रहा था मैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैपिटल के। एक स्मॉल के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता, ये आप कंफ्यूज मत होना। स्मॉल के इज नॉट ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये नहीं है, यानी कि 1/4πε0 होता है ये, लेकिन इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बोलते। लेकिन कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसलिए उसको स्मॉल के लिखा गया था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्मॉल के और कैपिटल के में। तो कैपिटल के को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के नाम से जानते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हो, क्यों? दोनों आपस में बराबर ही तो हैं। इसके दो नाम होते हैं, एक बंदे के दो नाम नहीं हो सकते क्या? ऐसे ही कैपिटल के भी दो नाम होते हैं, बट इसको कैपिटल के को एप्सिलॉन आर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका नाम, दो नाम कौन कौन से हो गए बोलो? एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। बताता हूं परमिटिविटी क्या होता है। अभी मैं मीडियम में इंट्रोड्यूस फोर्स का एक्सप्रेशन तो लिख दूं, फिर मैं वो परमिटिविटी शब्द में आ रहा हूं। तो अगर मैं किसी एक चार्ज पर फोर्स देखना चाहता हूं नेट, तो वो नेट फोर्स क्या बनेगा बेटा? वो नेट फोर्स बनेगा इसमें एफ नेट ऑन एनी वन चार्ज, एनी चार्ज, वो बन जाएगा आपका 1/4πε0 कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी को ले सकते हैं 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी को ले सकते हैं 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इन सब का मतलब एक ही है। अब आपको एक नया टर्म और इंट्रोड्यूस कर दिया सर आपने, एप्सिलॉन। यही एप्सिलॉन जो होता है, इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के बोलते हैं। और ये जो एप्सिलॉन आया, एप्सिलॉन जो आया, नॉट नहीं है, अब ये नॉट ये है, ये एप्सिलॉन है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब मैं तेरा जवाब देने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब आप कहोगे परमिटिविटी क्या है, अब उस पर बात करता हूँ। परमिटिविटी मतलब एक तरह से मीडियम उसको परमिशन दे रहा है कि आप उस चार्ज को उस मीडियम में रखने की इजाज़त दे रहा है। अगर मान लो कोई भी चार्ज, ये चार्ज मान लो किसी मीडियम में रखा है और उसकी परमिटिविटी अलाउ नहीं कर रही, मतलब परमिटिविटी कम है, तो हो सकता है ये चार्ज परमिटिविटी बहुत हाई है, तो हो सकता है ये चार्ज लीक करने लग जाए। क्या करने लग जाए?
अरे भैया अगर हमें एयर में रहना है तो हमारे लिए एयर परमिशन दे रही है ना, यहाँ की वातावरण हमें परमिशन दे रहे हैं ना, तभी तो हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं यार। तो नाम भी है देखो, परमिटिविटी, जो परमिशन दी जा रही है, मतलब वो मीडियम उसको उस स्पेस में रखने का अलाउ कर रहा है कि तुम रह सकते हो, वो परमिटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी परमिटिविटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू होल्ड द चार्ज, ऐसे बोल सकते हैं। परमिटिविटी क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू होल्ड द चार्ज इन दिस मीडियम। कोई भी मीडियम में चार्ज होल्ड रहे, रखा रहे, खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, लीक ना हो, तो उसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। तो अगर कोई भी चार्ज को वैक्यूम में रखना है तो परमिटिविटी क्या बन जाएगी? एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी। परमिटिविटी क्या बन जाएगी? एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर कोई मीडियम आ गया तो परमिटिविटी क्या बनेगी? एप्सिलॉन बनेगी। और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बनेगा। और या एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के बनेगा, क्योंकि कैपिटल के और एप्सिलॉन आर एक ही चीज है। अरे बोलिए। लेकिन ये तब यूज करेंगे जब हम किसी एक चार्ज पर फोर्स देखना चाहें मीडियम में, तब हम ये एप्सिलॉन वाला यूज करेंगे। अगर कुछ ना कहा जाए क्वेश्चन में तो हमें यही वाला फोर्स कंसीडर करना है, ये वाला एयर वाला फोर्स कंसीडर करना है। एयर वाला फोर्स कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये एयर वाला फोर्स होता है। जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए कि मीडियम ये है या वो है, तब तक आपको यही वाला फोर्स लेना है। अगर मीडियम में कह दिया कि मीडियम कुछ और है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज में फोर्स बदलेगा, बिटवीन द चार्जेस फोर्स नहीं बदलेगा, बिटवीन द चार्जेस नहीं बदलेगा। ये एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है उसकी हमेशा वैल्यू होती है एप्सिलॉन की मतलब होता है रेशियो होता है। एप्सिलॉन, अगर मैं कैपिटल के का मतलब बताऊं, एप्सिलॉन आर का मतलब बताऊं या कैपिटल के का मतलब बताऊं, तो ये रेशियो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या डेफिनेशन है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन है या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डेफिनेशन है क्या? रेशियो ऑफ, बोलो मेरे साथ, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इसलिए यूनिट लेस होता है। क्या होता है? ये यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस होगा एंड डायमेंशन लेस भी होगा। क्या होगा? डायमेंशन भी नहीं होगी, यूनिट लेस भी नहीं होगा। यूनिट लेस भी होगा और डायमेंशन लेस भी होगा। डायमेंशन लेस यानी कैपिटल के या एप्सिलॉन आर का ना तो यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। ओके, तो नोट कर लीजिए जरा इसको। आपने सबसे पहले कूलॉम्स लॉ के फोर्स को जाना। कूलॉम्स लॉ के फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्योंकि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है और वो रेस्ट में होते हैं, इसलिए लगता है। ये तो अलग बात है कि जिस समय हमने फोर्स देखा उस समय रेस्ट में थे। ये अलग बात है कि जब अगर फ्री छोड़ देंगे तो मूव तो करेंगे ही, लेकिन मूव करते समय फोर्स नहीं देखना है। किसी समय जब हमने जस्ट रोक के रखा है तभी फोर्स देखना है वो। अरे बोलिए, मतलब हमें ये मानना पड़ेगा इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, उसी मूवमेंट पे फोर्स देख रहा हूं मैं। अरे बोलिए। तो अब ये जो फोर्स होता है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा होता है? लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके द्वारा वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे, वर्क डन हर एक पाथ के द्वारा सेम ही आएगा। जैसे एक सीधे चले जाओ यहाँ से यहाँ, चाहे किसी भी पाथ से चले जाओ, वर्क डन हर एक पाथ में क्या आएगा? सेम आएगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं।
तो अब ये मैंने बताया कि जो फोर्स होता है ये हमेशा इक्वल अपोजिट रखता है। तो क्या ये कूलॉम्स लॉ का जो फोर्स है, क्या ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है? क्या ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है? यस करता है। थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन का फोर्स है कि ना। एक्शन रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज में होता है। क्या होता है? जैसे दो चार्ज पार्टिकल है, एक 1 है, ये 2 है, तो जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतनी ये इस पे लगा रहा है और अपोजिट लगा रहा है। कभी भी एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी में नहीं होता, एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज में होता है। क्या होता है? अगर ये इस पे नहीं लगाता तो ये भी नहीं लगाता यार। अरे बोलिए, इसने लगाया तो उसने लगाया और अपोजिट लगाया, इसलिए तो एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा अपोजिट होते हैं। इक्वल अपोजिट फोर्स के पेयर को एक्शन रिएक्शन पेयर बोला जाता है। लिख लो इस पॉइंट को। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट आर कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर बोलते हैं। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर बोलते हैं। वी कॉल एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर। ये दबा दिया आपने। ये ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर की क्या खास बात है? दो पार्टिकल्स में होना चाहिए या दो बॉडीज में होना चाहिए और इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, अदरवाइज एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अब मैंने सबसे बात बताई आपको कि अगर मैं कोई भी चार्ज पर अगर फोर्स देखता हूं तो वो हो जाएगा 1/4πε, यानी स्मॉल k Q1 Q2/r²। एयर और वैक्यूम मैंने बताया था क्या हो जाएगा? स्मॉल k को क्या मैंने बोला था? 1/4πε बोला था, k Q1 Q2/r² बताया था। अब जरा देखिए, ये जो k है इसकी वैल्यू मैं बता चुका हूँ 9 × 10⁹, लेकिन ये k जो है स्मॉल k वो बड़ा वाला k नहीं है। बड़ा वाला k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसी को एप्सिलॉन r भी बोलते हैं। लेकिन स्मॉल k ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, स्मॉल k तो 1/4πε0 होता है, जिसका यूनिट भी मैं बता चुका हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बता चुका हूँ। यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अरे बोलिए। और मैग्नीट्यूड 9 × 10⁹। लेकिन एप्सिलॉन नॉट अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं इससे, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8.85 10⁻⁻12। यूनिट पलट जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन भी निकाल पाओगे। अरे बोलिए। ओके, अब आपने ये सब चीज़ें निकाली। अब हमने क्या किया? अगर मैं कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? तो मैंने एक बात बहुत ज़बरदस्त बताई आपको, अगर मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाता है तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो बदलता नहीं है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो नहीं बदलता है। तो कौन सा फोर्स बदलता है? आइदर ऑफ चार्ज, आइदर वी टेक वन चार्ज और सेकेंड चार्ज, द फोर्स विल चेंज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल चेंज। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तीसरे की बॉडी की एंट्री हो जाती है, और तीसरा बॉडी कौन सा है? मीडियम। इसलिए एक पर्टिकुलर चार्ज में वो फोर्स कम हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन बिटवीन द चार्ज जो फोर्स है वो नहीं बदलता है, वो वही रहता है। अरे बोलिए। हाँ, एक ही पर कम होगा, चाहे इस पे चाहे इस पर। अरे बोलिए। नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन इन बिटवीन द चार्जेस फोर्स चेंज। तो लोग रट लेते हैं इस चीज को कि जब मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा बिटवीन द चार्जेस फोर्स विल चेंज, तो आप बच्चे लिख देते हैं हाँ विल चेंज, क्योंकि वो सोचता है कि k से डिवाइड हो गया ना यार, ये एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। वो जो एप्सिलॉन r से डिवाइड करते हैं या कैपिटल K से डिवाइड करते हैं, वो इन एनी वन चार्ज फोर्स चेंज होता है। ये मैंने बहुत साफ साफ शब्दों में बता दिया। अरे बोलिए ना। किस पे होता है चेंज? मतलब हाँ, तो किसी एक पे चेंज। अरे आप तुम समझे नहीं, इस पे जितना चेंज होगा उतनी इस पे होगा ना, लेकिन इन बिटवीन चेंज नहीं होता।
मतलब मीडियम भी इसमें अपना इफेक्ट डाला है, इसमें भी मीडियम डालता है, यानी इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो तो लेना ही लेंगे, मीडियम भी डाला है, उन सारे का रिजल्टेंट जो होता है वो F0/K होता है। F0/K मतलब ये जो फोर्स हमने लिखा F0/K, F0 मतलब एयर में फोर्स बाई K इन आइदर ऑफ चार्ज कह रहा हूं मैं, किसी एक में नहीं बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे ध्यान से। आई एम टेलिंग यू दिस फोर्स विल चेंज ऑन आइदर ऑफ चार्ज, मतलब आइदर में इसमें भी हो सकता है उसमें भी हो जाएगा, बट बिटवीन द चार्जेस फोर्स चेंज नहीं होता है, ये मैं बात बता रहा हूं आपको। अब यहां पे बात आती है कि अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस को, जरा ध्यान देना, हटा दो इसको, अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस को एयर में रखूं तो उसमें मान लो जो फोर्स लग रहा है F0 लग रहा है, क्या लग रहा है, F0 लग रहा है। अगर 2 पॉइंट चार्जेस को मैंने एयर में रखा, यहाँ एयर है और ये पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 r डिस्टेंस पर, तो फोर्स कितना लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r² लगा। अब आपसे यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इन दोनों चार्जेस की डिस्टेंस क्या हो, वही दोनों चार्ज लेना है, ताकि अगर मैं कोई K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, क्या K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं, क्या इंट्रोड्यूस कर दूं बच्चों, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं, तो ये R कितना लेना होगा। क्वेश्चन समझो मैं क्या कह रहा हूं। एयर और वैक्यूम में चार्ज फोर्स कितना है, F0 है, यानी ये इन बिटवीन भी है, ऑन आइदर भी है, क्योंकि अभी तो एयर ही है यार, अरे बोलिए। लेकिन अगर मैंने कोई इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कहेगा कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो, ताकि ये वाला जो फोर्स लगे ऑन आइदर ऑफ चार्ज वो वही हो जो पहले लग रहा था। क्वेश्चन समझे ना, बड़ा जबरदस्त पूछा, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। कंसीडर द सिचुएशन सोन इन फिगर, कंसीडर द सिचुएशन सोन इन फिगर, कंसीडर द सिचुएशन सोन इन फिगर, यानी ये अलग बात है, ये अलग बात है, 2 डिफरेंट बातें मैंने बोल रखी हैं। फर्स्ट बात में क्या बोला गया है, फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोला गया है, जब एयर और वैक्यूम में रखे हैं तो फोर्स कितना है, F0 है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज R। तो अब दूसरी सिचुएशन में क्या कहा गया है कि अगर उल्टा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा, उल्टा कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैं बताऊंगा। इनके बीच का सेपरेशन क्या लें, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ये R' आपको निकालना है, ताकि अभी जो एनी वन चार्ज जो फोर्स लग रहा है वो वही लगे जो पहले लग रहा था, कि वो तो बदल जाएगा ना यार, लेकिन वो कह रहा है कि वो सेम लगे, तो R तो सेम ले नहीं सकते ना, क्योंकि K डिफरेंट हो गया तो फोर्स ऑन आइदर ऑफ चार्ज तो चेंज हो ही जाएगा। अगर R सेम होता और डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो फोर्स ऑन आइदर ऑफ चार्ज विल तो चेंज हो ही जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूं, मैं कहूं कि ये फोर्स चेंज ना हो तो मुझे R डिफरेंट लेना पड़ेगा ना यार, दिमाग लगाओ यार क्या कह रहा हूं मैं। अगर मैं R सेम ले लेता और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी इंट्रोड्यूस कर देता तो क्या किसी पर्टिकुलर चार्ज में फोर्स चेंज होता पर्टिकुलर चार्ज में, लेकिन बिटवीन द चार्जेस फोर्स चेंज। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे R चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बातें तो नहीं हो सकती। तो आपको करना क्या है, यहां पर फोर्स अभी देख लिया, अब इसमें अगर फोर्स ऑन एनी ऑफ चार्ज देखोगे तो इस फोर्स को F' कह दो, क्या कह दो, F कह दो। इस फोर्स को क्या लिखेंगे बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R' के स्क्वायर, लिखेंगे नहीं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब कंडीशन क्या कह रहा है, ये दोनों आपस में क्या होना है, बराबर कह रहा है। ये कहा जा रहा है अगर मैं R सेम ले लेता तो क्या ये दोनों फोर्स बराबर होते, कभी नहीं होते। अरे बोलिए, तो अगर मुझे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग
टू कंडीशन, यानी कंडीशन क्या है बच्चे, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ होना चाहिए, ये कह रहा है, कंडीशन में कहा गया है। हालांकि होता नहीं है ऐसा, लेकिन आर डैश डिफरेंट है इसलिए हो सकता है। अरे बोलिए, तो अब इसको बराबर करके ज़रा निकालो, इससे क्या आएगा ज़रा देखिए, निकालिए ज़रा, इससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका, बाकी सब कट जाएगा, ज़रा देखो, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर, तो 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, Q1 Q2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के आर डैश का स्क्वायर। अरे बोलो, तो यहाँ से आर डैश बराबर क्या आएगा, आर बाई रूट के, क्या आएगा, आर बाई रूट के। यानी अगर मैं आर डैश को आर बाई रूट के ले लूं तो हमें सेम फोर्स देखने को मिल जाएगा, यानी आर बदलना पड़ गया। ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। ये बात बोल देता कि उल्टा बोल देता, अब वो काम आपको करके बताना है, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि दो चार्जेस हैं, कंसीडर द सिचुएशन, कंसीडर द सिचुएशन when two charges are placed in a medium, when two charges are placed in a medium, the forces is F, फोर्स कितना है F, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम जो है वो कितना है, के ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कैपिटल के, या इसको एप्सिलॉन आर भी कह सकता था वो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैपिटल के कह रहा है या एप्सिलॉन आर बोल रहा है, ठीक है। अभी सिचुएशन समझे ना, और सर्टेन डिस्टेंस पर रखें, दोनों चार्ज क्या रखे हैं, सर्टेन डिस्टेंस पर रखें, और उनके बीच में फोर्स क्या काम कर रहा है, के, सॉरी एफ, क्या काम कर रहा है, फोर्स एफ, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। अब अगर मैं सपोज करी इन्हीं दो चार्जेस को इन मीडियम से हटा गया, अभी मीडियम में है ये, अभी इन दोनों चार्जेस को अगर मैं एयर में ले आऊँ, किस में ले आऊँ, एयर में, तो ये कहा जा रहा है कि अगर वो फोर्स जितना इसमें लग रहा है एफ, उतना ही फोर्स यहाँ भी लगे, सेम फोर्स लगे, तो यहाँ पर आर डैश क्या लेना होगा, क्वेश्चन अभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, मतलब सीधे का उल्टा, उल्टे का सीधा भी पूछा जा सकता है। अरे बोलिए, पहले क्या दिया हमने, एयर में फोर्स दे दिया था और मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो पूछ लिया आर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल आर, तो आर बाई रूट क्या आया था, क्या आया था, आर बाई। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं कि यहां पर मीडियम हमने पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया है और उसमें हमने फोर्स कह दिया एफ है, तो वही फोर्स अगर मुझे एयर में देखना है तो आर क्या लूं, यानी जैसे उसमें पूछ लिया था, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उसमें R√2 लेना पड़ेगा। अब कैसे आएगा R√2, चेक करके देख लो, दोनों में फोर्स देखो ना, लिख के बराबर कर दो, R√2 आए क्या, R कितना, R√3 आ रहा है, R√k, सॉरी R√k, क्योंकि उल्ट उसमें R बाई रूट के था। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ जो फोर्स हो जाएगा क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ जो फोर्स लिखोगे एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखोगे। अब ये दोनों बराबर करोगे, आर डैश करोगे तो आर डैश का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये जो के आर स्क्वायर,
तो आर डैश बराबर कितना आ जाएगा, रूट आर रूट के। तो दोनों वे में क्वेश्चन आ सकता है। ये बात समझ आई आपको? ओके। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। टू चार्जेस ईच इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। टू चार्जेस हैं, टू चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? माइक्रो का फैक्टर कितना होता है? 10⁻⁻⁶ कितना होता है? हाँ, तो आर 0.5 मीटर अपार्ट, आर एट 0.5 मीटर अपार्ट आपस में कितने दूरी पे रखे हैं? ये 0.5 मीटर की दूरी पे रखे हैं। ये बोथ देम एग्जिस्ट इनसाइड वैक्यूम। ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? एग्जिस्ट इन वैक्यूम। कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? एग्जिस्ट इन वैक्यूम। कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चे? वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देन द फोर्स बिटवीन देम, पूछा जा रहा है। तो ये कह रहा है इनके बीच में जो फोर्स होगा वो बता देना है कितना होगा। जब ये एयर वैक्यूम में रखे हैं चार्जेस, तो फोर्स कितना लगेगा? यू हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज 2 चार्जेस when placed in vacuum. तो you have to find the force in vacuum. इसको बंद कर दो।